हेलो क्लास। लास्ट क्लास जो था उसमें हमने फ्रैक्चर के बारे में पढ़ लिया था। उसमें हमने ह्यूमरस के शाफ्ट का फ्रैक्चर पढ़ा हुआ था। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे शॉक के बारे में। शॉक जो है वो आपके सिलेबस में जो है वो मर्माघात के नाम से जो है वो अ, लिखा हुआ है कि एक पॉइंट है मर्माघात जिसके अंतर्गत हम जो है शॉक को पढ़ेंगे। तो शॉक जो है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण जो है हो सकता है उस शॉक के लिए। शॉक क्या है वो आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। शॉक का डेफिनेशन क्या है ये आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। लेकिन ये जो शॉक है वो आप लोगों ने बहुत सारा नाम पहले भी सुना होगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक सुना होगा, न्यूरोजेनिक शॉक है, वेसोवेगल शॉक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो शॉक कराता है या शॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले जो है हम शॉक की जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है या फिर शॉक जो है वो क्या होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, शॉक इज द स्टेट ऑफ पुअर परफ्यूजन विथ इम्पेयर्ड सेल्युलर मेटाबॉलिज्म मैनिफेस्टिंग विथ सीवियर पैथोफिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज ड्यू टू सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड टिश्यू हाइपोक्सिया। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें जो है डेफिनेशन में लिखी हुई है, जैसे पुअर परफ्यूजन, इम्पेयर्ड सेल्युलर मेटाबॉलिज्म, फिर लिखा है सर्कुलेटरी कोलैप्स और टिश्यू हाइपोक्सिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिल करके एक पेशेंट में जो कंडीशन क्रिएट कराती है उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। अब इस शॉक जो है उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस शॉक के। तो शॉक के कारण क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है हाइपोवॉलेमिक शॉक। हमने जब फ्रैक्चर पढ़ा हुआ था या फिर क्लास में हम जब डिस्कशन कर रहे थे, क्लिनिकल क्लासेस हुई थी, उसमें हमने पढ़ा था कि हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या है। जैसे फ्रैक्चर जब हमने पढ़ा था फीमर फ्रैक्चर, ठीक है, तो फीमर फ्रैक्चर में भी फीमर और टिबिया के फ्रैक्चर में भी मैंने बताया था कि उस टाइम जो है उसको 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक ब्लड का लॉस होता है। तो हो सकता है पेशेंट में अगर पहले से ब्लड की कमी हो, उसको फिर से फीमर का फ्रैक्चर हो या टिबिया का फ्रैक्चर हुआ हो, तो उस पेशेंट में आपको हाइपोवॉलेमिक शॉक के फीचर्स मिल सकता है। कोई एक्सीडेंट है, आरटीए के केसेस हैं, इसमें अगर हैवी ब्लड लॉस हुआ है तब भी आपको हाइपोवॉलेमिक शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कुछ और रीजंस हैं या कुछ और इटियोलॉजीज़ हैं हेमरेज के लिए बताई हुई है। जैसे हेमरेज है एक्सटर्नल फ्रॉम वुंड, जैसे कोई आरटीए वगैरह है उसमें हो सकता है, ओपन फ्रैक्चर्स में हो सकता है। जो क्लोज फ्रैक्चर है उसमें भी मैंने आपको बताया था, टिबिया फ्रैक्चर है और फीमर फ्रैक्चर है उसमें भी आपको शॉक की कंडीशन मिल सकती है। इंटरनल इंजरीज़ हैं, इंटरनल इंजरीज़ मतलब इंटरनल ऑर्गन जो है अगर उसमें इंजरी है, जैसे स्प्लीन है, लीवर है, मिजेंट्री है और पेल्विक ऑर्गन्स हैं, तो वहाँ पे अगर इंजरी है तो भी आपको हाइपोवॉलेमिक शॉक के फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल सकता है। फिर है सीवियर बर्न। सीवियर बर्न की कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मा का लॉस होता है, इसलिए इसमें भी आपको हाइपोवॉलेमिक शॉक की फीचर्स मिल सकता है। फिर है पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जब हमने पढ़ा था तब हम उस टाइम हमने पढ़ा हुआ था कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, थर्ड स्पेस लॉस होता है। थर्ड स्पेस लॉस क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ना वो इंटरस्टिशियल स्पेस में कलेक्ट होता है फ्लूइड, ना वो इंट्रासेल्यूलर स्पेस में कलेक्ट होता है। ठीक है, उसका कलेक्शन जो है वो किसी और पार्ट पे होता है, इंटेस्टाइन के ल्यूमेंस में कलेक्टेड होता है, इसलिए इसको हम थर्ड स्पेस लॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आगे अगर हम और कारण देखें हाइपोवॉलेमिक शॉक का तो उसमें है वॉमिटिंग एंड डायरिया। ठीक है, तो वॉमिटिंग डायरिया जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है हाइपोवॉलेमिक शॉक के लिए। ठीक है, फिर है कार्डियक कॉजेज़। कुछ एक कार्डियक कॉजेज़ हैं जिसके कारण भी जिसके कारण भी किसी पेशेंट में आपको शॉक के फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एक्यूट कार्डाइटिस, फिर है एक्यूट पल्मोनरी इम्बोलिज्म, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, टॉक्सीमिया के कारण हो सकता है, कार्डियक सर्जिकल कंडीशन जैसे वल्वुलर डिसीज़, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, कार्डियक कंप्रेशन, इन सब कारण से जो है वो आपको इन सब कारण से भी आपको एक शॉक जो है वो देखने को मिल सकता है। फिर है सेप्टिक शॉक, जैसे नाम से पता चल रहा है सेप्टिक शॉक मतलब कोई टॉक्सिन रिलीज़ कर रहा है, कोई बैक्टीरिया जो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया है जिसके कारण सेप्टिसीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई है, तो भी उस पेशेंट में आपको शॉक के फीचर्स देखने को मिल सकता है। फिर है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक
में जैसे कुछ एंजाइटी वाले हैं, न्यूरोजेनिक शॉक में दो तीन चीज़ें हो सकती है, या तो सडन कोई ऐसा न्यूज़ मिले जो या तो बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो, तो भी उस पेशेंट में शॉक जो है, शॉक के फीचर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। और वैसे ही एनजाइटी वगैरह जो है उसके कारण भी सडनली उस पेशेंट में शॉक के फीचर्स मिलने लगते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक है, सबको पता है एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है। कुछ डिसीजेज हैं जिसमें भी एनाफाइलेक्टिक शॉक मिलता है, जैसे जब हम लीवर डिसीज़ पढ़ रहे थे तब वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था कि जो हाइड्रेटेड सिस्ट का जो फ्लूइड होता है वो भी अगर रिलीज हो जाए बॉडी में तो एनाफाइलेक्टिक शॉक जो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर है रेस्पिरेटरी कॉजेज में। रेस्पिरेटरी कॉजेज क्या क्या है? एटेलेक्टेसिस है, थोरेसिक इंजरीज हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स है। एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी जो है हमें शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। कुछ एक अदर कॉजेज हैं, अदर कॉजेज में क्या है? एक्यूट एड्रिनल इनसफिशियंसी एंड मिक्सोएडिमा। तो ये कुछ एक जो है वो अदर कॉजेज हैं जिसमें भी आपको शॉक के फीचर्स मिल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या है? एक शॉक जनरलाइज जो है हम पढ़ते हैं, एक शॉक का पेशेंट है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है। तो किसी भी कारण से अगर पेशेंट में शॉक की कंडीशन डेवलप होती है तो कार्डियक आउटपुट जो है वो लो हो जाता है। अगर कार्डियक आउटपुट लो है तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करने के लिए पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, जिसके कारण हार्ट, ब्रेन, मसल, किडनी, इन सब चीज़ों पे ब्लड की सप्लाई जो है प्रॉपर हो, इसीलिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड टैकीकार्डिया के कारण क्या होता है कि जो टैकीपनिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है ऑक्सीजन के सैचुरेशन को इंक्रीज कराने के लिए। अब ऑक्सीजन सैचुरेशन को इंक्रीज कराने के लिए टैकीपनिया हो जाता है और रीनल ब्लड फ्लो जो है वो रेड्यूस होता है। ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो, क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है इसलिए रीनल ब्लड फ्लो जो होता है वो रेड्यूस हो जाता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाता है, यूरिन आउटपुट जो है उस पेशेंट का कम हो जाता है। अब रास जो है वो एक्टिव होता है, शॉक की कंडीशन में रास जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब रास के एक्टिव होने के कारण वाटर एंड साल्ट का रिटेंशन होने लगता है किडनी के द्वारा जो है रिटेंशन होना चालू हो जाता है वाटर एंड सॉल्ट का, जिसके कारण जो है कार्डियक आउटपुट जो है वो मतलब कंटिन्यूअसली अगर शॉक की कंडीशन डेवलप होती है, बनी हुई होती है, तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो फेल हो जाता है या फिर कार्डियक आउटपुट बहुत लो हो जाता है, जिसके कारण हाइपोटेंशन की कंडीशन जो है वो डेवलप होती है, जिससे हाइपोक्सिया होता है और हाइपोक्सिया से जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण कार्डियक जो है एक कार्डियक डिप्रेसेंट्स जो है वो रिलीज़ होता है और कार्डियक आउटपुट को बिल्कुल भी ख़त्म कर देता है या कार्डियक फेलियर की कंडीशन डेवलप करा देता है। अगर हाइपोक्सिया हो रहा है तो क्या होता है? हाइपोक्सिया के कारण जो है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के कारण लैक्टिक एसिडोसिस होती है, जिससे सेल वॉल डैमेज होता है। सेल वॉल कैसे डैमेज होता है? सोडियम एंड कैल्शियम जो है वो रिटेन कर जाता है सेल के अंदर, पोटेशियम जो है सेल से बाहर होने लगता है। हाइपर कैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन जो है डेवलप हो जाती है। लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं सेल्स के अंदर, और ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं, लाइसोसोम्स जो होते हैं, वो सेल्स को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको सिक सेल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि जो इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट है, जो वेसल्स हैं, उसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और छोटे छोटे क्लॉट्स का फॉर्मेशन कराता है। ये जो छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं वो क्लॉट का फॉर्मेशन कराने लगता है। तो इस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं हम? डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो डेवलप होने लगती है। कुछ एक स्टेजेस हैं जो जिन चीज़ों को हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा है उसी चीज़ों को यहाँ पे स्टेजेस में लिखा हुआ है। कोई भी फैक्टर जिसके कारण शॉक की कंडीशन डेवलप होती है उससे हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है। फिर है सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप होती है। इन सब चीज़ों के कारण जो है डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन है, फिर कार्डियक फेलियर की कंडीशन है। फिर फर्दर अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन जो है उस पेशेंट में डेवलप होने लगती है। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है
कि हाइपोक्सिया है, फिर SIRS हो सकता है उसके कारण, फिर उसके बाद जो है DIC या फिर डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन हो सकता है, फिर कार्डियक आउटपुट जो है वो फेल हो सकता है, और फिर अगर उसके बाद भी ये अनट्रीटेबल है तो तब की कंडीशन में क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन जो है डिसफंक्शन की कंडीशन में लैंड कर जाती है, एमओडीज जो है उस पेशेंट में डेवलप होने लगता है। ठीक है, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं शॉक के कि शॉक में कौन कौन से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन कौन से ऑर्गन में क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कल के क्लास में हम पढ़ेंगे कि हार्ट पे शॉक के क्या फीचर्स होते हैं, हार्ट पे शॉक के क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, लंग्स पे क्या इफ़ेक्ट आता है, मेटाबॉलिक क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे।